So hi everyone, welcome back to Power IAS. My name is Rupesh. Hope you guys are doing well. So today's class is very interesting because आज की क्लास में मैं आपको एक शॉट के अंदर में सारे के सारे जितने अमेंडमेंट्स हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन में सबको कवर अप करा दूंगा। ठीक है, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इसको हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले एग्जाम्स के पीवाईक्यू के साथ कवर अप करेंगे, जो अलग अलग वर्टिकल्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर अप हो जाएंगे। सो जस्ट स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ऑल्सो सारे अमेंडमेंट्स के क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, इसको क्यों किया गया, इसके पीछे के भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको भी हम एस्केवेट करते हुए चलेंगे। राइट, सो सबसे पहले क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला अमेंडमेंट था, द फर्स्ट अमेंडमेंट, सबसे पहले जो हमने अपने संविधान में संशोधन किया वो कब किया है? तो सर वो हमने किया था 1951 में। कब किया था? 1951 में किया हुआ था। और वो अमेंडमेंट क्या था? तो हमने क्या किया कि आर्टिकल 19 का क्लॉज सेकंड को ऐड किया। अब आर्टिकल 19 क्या है सर? आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसका हमने क्लॉज सेकंड ऐड किया, जिसके द्वारा हमने कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है फ्री स्पीच पे। मतलब जो आपका फ्री स्पीच है, जो आपके पास आजादी है कुछ भी बोलने का, उसके ऊपर में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है प्रीसाइजली आर्टिकल 19(2) के द्वारा, जिसको ऐड किया गया था कब? 1951 के सबसे पहले अमेंडमेंट में। इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट में, वो था कि हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है, तो आप बोलोगे सर अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। कितने हैं? 12 है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान लिखा गया था, when the constitution of India was written at that point of time, we had only 8 schedules। कितने शेड्यूल्स थे हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल हुआ करते थे। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सबसे पहला अमेंडमेंट होता है 1951 में, उसने एक नए शेड्यूल को ऐड किया, उसको हम बोलते हैं 9th शेड्यूल। यानी कि 8 से अब कितने हो गए? 9 हो गए। फिर बढ़ते बढ़ते भी हमारे पास में 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, अब देखो जो 9th शेड्यूल था इसको क्यों ऐड किया गया? इसको ऐड करने का रीजन है टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो भी कानून पार्लियामेंट बनाएगा उस कानून को हम जुडिशियल रिव्यू यानी कि जुडिशरी से बचा सके। समझो इस चीज को, आपके ना पार्लियामेंट और आपके सुप्रीम कोर्ट, या फिर मैं कहूं आपके जुडिशरी, इनके बीच में ना बहुत लंबे समय तक फाइट हुआ है पावर्स को लेकर के। पार्लियामेंट ये दिखाने की कोशिश करता था कि ये ज्यादा पावरफुल है, जुडिशरी ये दिखाने की कोशिश करती थी कि ये ज्यादा पावरफुल है। ये जो पावर को लेकर, डायनेमिक्स को लेकर के जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद खत्म हो गया। केशवानंद भारती केस क्या है? तो केशवानंद भारती केस ने, ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, दिस इज केशवानंद भारती केस। राइट, केशवानंद भारती केस ने एक नए डॉक्ट्रिन को दे दिया था, दैट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उसके बाद इनके बीच की फाइट खत्म हो गई थी। लेकिन है क्या ये फाइट? एक्चुअली क्या हुआ, आपका जो पार्लियामेंट है ये बोलता था कि मैं कोई भी कानून बना सकता हूं, राइट, और मेरे सारे कानून में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे। तो इसने अपने कानून को बचाने के लिए एक 9th शेड्यूल बना दिया, ये बोल के कि मैं अगर कोई भी कानून बना रहा हूं और उस कानून को अगर मैंने 9th शेड्यूल में डाल दिया, किस में डाल दिया? 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि 9th शेड्यूल के अंदर लिखा रखा हुआ कानून किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या वो किसी राइट्स का वायलेशन कर रहा है। मतलब उस कानून पे कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वो कानून हमेशा के लिए सेव कर दिया गया है, जुडिशरी उसमें कभी भी जा नहीं सकती। मतलब क्लियर कट तरीके से पार्लियामेंट अपने पावर को यहाँ पे इंक्रीज करता है, अपने कानून को जुडिशरी से बचाने को लेकर के एक नया शेड्यूल बना करके। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो सर ये सबसे पहले अमेंडमेंट 1951 में हुआ। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, इसमें ये फाइनल कंक्लूजन ये आया है कि जो 1973 के पहले कानून इसमें डाल दिए गए 9th शेड्यूल में, इसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन 1973 के बाद जो भी कानून डाले गए हैं उसमें जुडिशरी इंटरवीन करेगी। ऐसा बाद में चेंज कर दिया गया। दिस इज व्हाट इज द करंट स्टेटस, अभी का स्टेटस ये है। लेकिन इसको बनाया गया तो यही सोच करके 9th शेड्यूल को 1951 में कि अगर हम इसमें कोई भी कानून डालेंगे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब देखो यूपीएससी ने 2019 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन? बोलता है क्या कि Which of the following statement is true regarding first amendment? सबसे पहले अमेंडमेंट को लेकर के बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, यस दिस इज ट्रू। इसने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस क्यों किया था? क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर कानून को इसमें बचा सके जुडिशियल रिव्यू से। कैसे कानून है सर? जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट्स को लेकर के कुछ कानून बनाए गए थे जिसको हमें जुडिशरी से प्रोटेक्ट करना था। हमने 9th शेड्यूल बनाकर के उसमें डाल दिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, इट एडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19। यस, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बना दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करता था। यानी कि आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर।
तो सबसे पहला अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लगभग 106 के आसपास अमेंडमेंट किए हैं, दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को हम कवर अप करेंगे। ऑल्सो हम अमेंडमेंट्स के साथ साथ एक पीवाईक्यू भी लगाते जाएंगे जो यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल्स में पूछे गए। अगर आपको ये कंटेंट प्रिसाइजली चाहिए रिवाइज करने के लिए एग्जाम के लिए, तो आप एक टेलीग्राम चैनल, इसको मैंने वैसे नीचे कमेंट में पिन कर दिया, द नेम इज यूपीएससी बाय रुपेश, राइट। इस टेलीग्राम चैनल पे आप प्रीसाइजली इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। एनीवेज, सेवेंथ अमेंडमेंट, अब इसके बाद से सातवां अमेंडमेंट में सीधा आएंगे क्योंकि हमें सारे अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट पढ़ने एग्जाम के लिए। सेवेंथ अमेंडमेंट होता है 1956 में। इसने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया है स्टेट्स का। पहले स्टेट्स को ना 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए बी सी, ये हटा करके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे। ये आपका सेवेंथ शेड्यूल था, सेवेंथ अमेंडमेंट था, राइट, नॉट शेड्यूल, सॉरी, सेवेंथ अमेंडमेंट था। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपके सेवेंथ अमेंडमेंट में ना 2 चीज और ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, इसमें ये बताया गया कि आपके 2 अलग अलग अगर स्टेट्स हैं तो दोनों स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इसको भी सेवेंथ अमेंडमेंट से डाला गया है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स भी है तो उनका एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। वैसे ही पैरेलली आपके देश में, आपके प्रदेश में अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स भी हैं तो इनका एक कॉमन गवर्नर भी हो सकते हैं, राइट। और ये जो गवर्नर होंगे इनकी सैलरी कैसे पता है कौन सा स्टेट देगा, तो इनकी सैलरी जितने स्टेट्स के साथ ये कॉमन है वो तीनों स्टेट्स शेयर करके इनकी सैलरी देंगे। और ये सैलरी किस प्रोपोर्शन में शेयर किया जाएगा ये एक्चुअली में हमारे देश के राष्ट्रपति साहब बताएंगे कि स्टेट ए को इतना प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी गवर्नर का देना है, स्टेट बी को इतना देना है, स्टेट सी को इतना देना है। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच में जब शेयरिंग कर रहे हैं हाई कोर्ट का या गवर्नर का, ये भी हमारे 7th शेड्यूल में ऐड किया गया है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एनीवेज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया था, तो सर ये सिंपल सा है, 1956 में पास किया गया था, क्योंकि 1956 में आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट आता है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, तो ये यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया 2021 में। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पे ट्रैप करके फिर से पूछ सकती है, ठीक है। अब गलती नहीं करेंगे, जो भी चीज को हम कवर अप करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू कमिट एरर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टफ। अगला 24 अमेंडमेंट आया है। एक्चुअली क्या हुआ ना, इट अफॉर्म्ड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो हुआ क्या है, आपके पार्लियामेंट और आपके जुडिशरी के बीच में फाइट चल रहा है, आपके पार्लियामेंट और आपकी जुडिशरी के बीच में फाइट चल रहा है। पार्लियामेंट ये कह रहा है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं कानून का संशोधन कर सकता हूं, राइट, संविधान में संशोधन कर सकता हूं, मतलब मैं किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकता हूं, राइट, आई कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात पार्लियामेंट बार बार कह रहा है, इसने यहाँ पे एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड कर दिया कि मैं जो चाहूं मैं अमेंड कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो कल मैं फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकारों को भी अमेंड कर सकता हूं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा आपका पार्लियामेंट कह रहा है, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट के थ्रू ये भी कह दिया कि अगर संविधान से संशोधित अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम पास करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को उस पर साइन करना ही करना है, राष्ट्रपति महोदय उसको रिटर्न नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज भी ये बात सही है, अगर सपोज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कोई भी आता है, कोई भी एक ऐसा बिल है जो संविधान में संशोधन करने को लेकर के हमने इंट्रोड्यूस किया और वो अगर दोनों हाउस से पास हो गया तो आपके राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमेशा आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड किया जाता है और आर्टिकल 368 में हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट करते हैं। तो बहुत आसान नहीं है किसी भी चीज को अमेंड करना, राइट, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास करना बहुत आसान नहीं है। अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया मतलब राष्ट्रपति को अपना साइन करना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको दिमाग में बैठा लो, राइट। इसको भी कहीं ना कहीं 24वें अमेंडमेंट के द्वारा बता दिया गया था, राइट। लेकिन यहाँ पे नई चीज बताया गया है कि पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है। ये भले ही 24वें अमेंडमेंट से बता दिया गया था लेकिन बाद में इस चीज को वापस से बदला गया है केशवानंद भारती केस में। मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, एग्जैक्टली इसके 2 साल बाद, ये 1921 में आया, इसके 2 साल बाद केशवानंद भारती केस होता है। इस केस में ना एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के द्वारा ये बताया गया था कि आपका जो पार्लियामेंट है, लिसन दिस केयरफुली, आपका जो पार्लियामेंट है किसी भी चीज को अमेंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उसका कुछ भी मन करे वो संविधान में संशोधन कर देगा। आपका पार्लियामेंट उन चीजों को कभी अमेंड नहीं कर सकता जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, सपोज करो कल आपका पार्लियामेंट चाहे कि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो सेक्युलर वर्ड है, इस सेक्युलर वर्ड को हटा देना है, संशोधन करके इसको हटा देना है।
अगर मैं सेक्युलर वर्ड हटा दूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्या होगा, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री खत्म हो जाएगा। हो सकता है कल ये हिंदू राष्ट्र हो जाए, इस्लामिक स्टेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सेक्युलरिज्म इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। आप सेक्युलरिज्म को हटा नहीं सकते, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट से पिलर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। यही केशवानंद भारती केस में 1973 में बताया गया था, राइट। लेकिन केशवानंद भारती केस के आने के पहले क्या हुआ था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डाल दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बाद में इसको चेंज किया गया, राइट। एनीवेज दैट वाज चेंज्ड लेटर ऑन। ये समझ में आ गया सबको? आई थिंक आप सबने इसको रिवाइज किया होगा, कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा, सो यू गाइस वुड बी एबल टू रिलेट दिस। तो देखो अब यूपीएससी के सीडीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच अमेंडमेंट गिव्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा अमेंडमेंट था जिसने पार्लियामेंट को पावर दे दिया था कि आपको जो मन करे बदल दो अपने संविधान में? सर वो हमारा 24th अमेंडमेंट था, और इसी को बाद में रिवर्स किया गया है केशवानंद भारती केस के द्वारा, जिसने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, यानी कि आप फंडामेंटल राइट्स को सीधे सीधे रूप से अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे प्रोविजन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेट करते हैं। सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से अमेंडमेंट हुआ है। इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपका 42nd अमेंडमेंट। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ ना 42nd अमेंडमेंट, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए गए, राइट। क्योंकि 1976 के आसपास में पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, राइट। बहुत मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस इंडिया में हो रहा था, इमरजेंसी एंड ऑल सब कुछ इसी के आसपास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे संविधान में क्या क्या चेंज हुआ, तो सबसे पहले सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जैसे शब्दों को हमने प्रीएम्बल में ऐड किया है। तो देखो कितने बड़े चेंजेस, राइट। इसके बाद सर डीपीएसपी को हमने इन्फोर्सेबल किया है फंडामेंटल राइट्स पे, आर्टिकल 31C, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल ओवर फंडामेंटल राइट। फिर कर्टेल्ड पावर ऑफ जुडिशरी, कहीं ना कहीं जुडिशरी के पावर को भी कर्टेल किया गया है, राइट। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या पता चलेगा, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो कितने मेजर चेंजेस किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया है यूपीएससी में 2020 में कि द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू प्रीएम्बल बाय, आपका जो टर्म है सेक्युलर आपके प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? सर 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। सिर्फ सेक्युलर ही नहीं, सेक्युलर के साथ साथ और कौन सा, सोशलिस्ट शब्द भी ऐड किया गया, इंटीग्रिटी शब्द भी ऐड किया गया, सब 42nd से ही आए हैं। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब 42nd के बाद आपके पास जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है दैट इज द 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। इस अमेंडमेंट में भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? सबसे पहला, इसने इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना। क्या बोला गया है? सर राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी ना आपका आर्टिकल 31 था, जो कि आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बाद में इसको 31 से हटा करके आर्टिकल 300A बना करके लीगल राइट बनाया गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही है 44th अमेंडमेंट का, राइट। कहीं ना कहीं आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को लेकर के ना बहुत सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया गया है। कैसे चीजों को स्ट्रॉन्ग किया गया है? तो देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता था ना, तो उसके दो ग्राउंड थे। पहला था कि अगर हमारे देश में, अगर सपोज करो हम किसी दूसरे देश के साथ वॉर पे चले गए, या एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि हम किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध कर रहे हैं, तो हमारे देश में इमरजेंसी लग सकता है। दूसरा कंडीशन था कि अगर हमारे देश में किसी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या होता है सर? किसी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो इमरजेंसी लग सकता है। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का ना बहुत बार मिसयूज किया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या? कल फार्मर स्ट्राइक पे आ गया तो आप बोल दोगे इंटरनल डिस्टर्बेंस, कल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे आ गया आप बोल दोगे इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इस बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा दोगे, राइट। इमरजेंसी लगाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा सेंटर के पास, वो लोगों के ऊपर में शोषण करना स्टार्ट कर देगा। तो इस शब्द को हटाया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा दिया गया, और इसको हटा करके यहाँ पे क्या ऐड किया गया? सर यहाँ पे एक शब्द ऐड किया गया, उसका नाम है आर्म्ड रिबेलियन, कि आपने बंदूक से आर्म्स का इस्तेमाल किया रेबल करने में, आर्म्ड रिबेलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कब हुआ है? तो सर ये 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया। The term armed rebellion was introduced for the first time by this particular act, 44th amendment of 1978, right? क्या लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं इसको आर्टिकल 352 के द्वारा ऐड किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, तो आपको याद करना ही करना है।
ठीक है। यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, व्हिच अमेंडमेंट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है सर 44th अमेंडमेंट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी, इसको आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300A के अंदर में ऐड किया गया। ए का मतलब ये होता है अमेंडमेंट, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, राइट। अब देखो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ने ना एक नए प्रोविजन को ऐड किया था, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, और एक नया शेड्यूल ऐड किया, इसको बोलते हैं 10th शेड्यूल। पहले समझो, आपका जो देश में संविधान था उसमें पहले कितने शेड्यूल थे सर, 8 शेड्यूल थे। नवा शेड्यूल कब ऐड हुआ, जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ 1951, अभी बताया मैंने। फिर 10वां शेड्यूल कब ऐड होता है, तो सर जब 52nd अमेंडमेंट होता है 1985 में, और 10th शेड्यूल को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर सपोज करो आपके लोकसभा में स्पीकर को लगता है कि सामने वाला इंसान डिफेक्शन कर रहा है, तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसको एमपी के पोस्ट से हटा देंगे। समझो क्या होता है, आपको पता है एमपी बनने के लिए हर इंसान के पास में कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कैसा सर, लोकसभा का एमपी बनना है, 25 साल का एज होना चाहिए, राइट। उस पर्टिकुलर एरिया में वो एज एन इलेक्टर, एक वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे कुछ मिनिमम से एलिजिबिलिटी है। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करे, मतलब कहीं भी सरकारी ऐसे कोई जॉब ना कर रहा हो, तो ये क्या है, क्वालिफिकेशन है। इसी का उल्टा है सर डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अब वो इंसान एमपी बनने के योग्य नहीं है। अगर वो एमपी बन भी गया, हमने उसको डिस्क्वालीफाई करके अब हटा दिया, उसका एमपी का पद उससे छीन लिया, ये डिस्क्वालीफाई किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, सपोज करो एक एमपी है, वो पार्टी एक्स से जीत जाते हैं, राइट। पार्टी एक्स को ज्वाइन करते हैं और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद अब वो पार्टी वाई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जब वो लोगों के सामने वोट मांगने के लिए गए थे तो बोले थे कि मैं पार्टी एक्स का समर्थक हूं, तो लोगों को लगा कि पार्टी एक्स की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, आप इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप हमारी विचारधारा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो हम आपको वोट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजी एंड द पार्टी आइडियोलॉजी। कल आपने अपनी पार्टी को ही चेंज कर दिया, तो लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो गया ना। लोगों ने तो आपको वोट किया था किसी और विचारधारा को समर्थन करते हुए देख के, आप किसी और विचारधारा को समर्थन करने लग गए। इसीलिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और वो इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अब वो एमपी नहीं रहेगा। तो ये एंटी डिफेक्शन कौन लगाएगा सर, लोकसभा में आपके जो स्पीकर साहब है उनके पास में पावर है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर में एंटी डिफेक्शन लगा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं 10th शेड्यूल के अंदर में ऐड किया गया हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब यूपीएससी ने सीडीएस का क्वेश्चन पूछा 2022 में, क्या लिखा हुआ है, विच शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑब्वियसली सर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से, ठीक है। अब इसके बाद से जो अगला अमेंडमेंट है वो है हमारा 61st अमेंडमेंट ऑफ 1989। अब 61st अमेंडमेंट क्या है सर, इसने ना वोटिंग एज को कम कर दिया। पहले हमारे देश में वोट करने का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो एज था वो होता था सर 21 साल। इसने उसको कम करके क्या कर दिया सर, उसने 21 से अब उसको 18 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 61st अमेंडमेंट हुआ है, बहुत ही सिंपल है, इसमें गलती नहीं करेंगे। देखो यूपीएससी ने 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 61st अमेंडमेंट एक्ट, सर लोअरिंग द वोटिंग एज। ऑब्वियस सी बात है, वोटिंग एज को हमने कम कर दिया। कितना कम कर दिया, पहले 21 साल के लोग वोट करते थे, अब 18 साल के लोग वोट करेंगे। अब जिस तरीके से जेन ज़ी और आने वाली जनरेशन बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है, हो सकता है कल 14 साल के लोगों को वोट करने का राइट मिल जाए, नोबडी नोज ना। तो दैट इज हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। एनीवेज, इसके बाद से 73rd एंड 74th दो बड़े अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, समझो इसको अच्छे से। 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और इसने कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया सर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। पंचायती राज का मतलब क्या है, पंचायती राज का मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं पंचायत के स्तर पे, ग्राम के स्तर पे पावर को डिवाइड किया है। मतलब आपको पता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को डिसेंट्रलाइज करके स्टेट को दिया गया है। अब स्टेट से इसको तोड़ करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और शहरों में म्युनिसिपैलिटी को दिया गया, राइट, ताकि हम कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे, ग्रास रूट तक जाकर के लोग अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर सके। अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लिसन दिस केयरफुली, इसको कब ऐड किया गया आपके संविधान में, तो सर 1992 में ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, और इससे एक नए शेड्यूल को ऐड किया गया, 11th शेड्यूल को। कौन से शेड्यूल को ऐड किया गया, 11th शेड्यूल को। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये बताओ मुझे, सबसे पहले आपका संविधान जब लिखा गया था तो कितने शेड्यूल थे सर, 8 शेड्यूल थे। पहला शेड्यूल कब आता है, जब सर सबसे पहला अमेंडमेंट होता है तो 9 शेड्यूल आता है। उसके बाद सर 1985 के आसपास में जब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो 10th शेड्यूल आता है।
अब 1992 में सर 11 शेड्यूल आ रहा है जिसमें पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है, और उसके अगले साल 74th में, चूंकि पंचायत ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण जगहों पे, गांव में है, तो अब 74th ने बोला कि गांव के लिए तो हो चुका है, तो शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटी को ऐड कर देते, और यहाँ पे 12 शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। कितना सिंपल है। मतलब 73rd ने बोला कि हम गांव के लिए एक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे लोग अपने हिसाब से अपने इंसान को इलेक्ट कर पाएंगे ग्रास रूट लेवल पे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे बोला गया उसके उसी साल कि सर अब हमने गांव के लिए तो कर दिया, हमें शहरों के लिए भी करना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आए, तो चलो हमने म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसके लिए पार्ट 9 यहाँ पे बनाया गया, और 9 को फिर अमेंड करके 9A बना दिया गया। दोनों का पर्पस क्या है, दोनों कहीं ना कहीं सर लोकल बॉडीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये गांव में प्रमोट कर रहा है पंचायती राज नाम है, सर ये शहर में कर रहा है म्युनिसिपैलिटीज नाम है। जैसे आप देखो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राइट, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ना, वैसे बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी ने 2020 में CAPF में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी के साथ कौन डील करता है, सर 74th अमेंडमेंट डील करता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस कुछ अमेंडमेंट्स और फटाफट फिर खत्म हो जाएगा। 82nd अमेंडमेंट होता है 2002 में, और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार के रूप में ऐड किया गया, 21A में ऐड किया गया। 21 क्या था, राइट टू लाइफ था, 21A में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई करके इसमें भी बच्चों की पढ़ाई को जिक्र का किया है, और यहां तक फंडामेंटल ड्यूटी में भी पढ़ाई को लेकर के बच्चों का जिक्र किया गया। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस में नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। 21A के द्वारा फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया है, 45 और यहाँ पे नीचे जाकर के हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में भी कुछ चीजों को ऐड किया गया। वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये एजुकेशन के मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो 2019 में यूपीएससी में CDS ने क्या पूछा है कि विच अमेंडमेंट मेड एजुकेशन फंडामेंटल राइट, कौन सा अमेंडमेंट है, संशोधन है जिसने पढ़ाई करने को हमारा मौलिक अधिकार बनाया, सर 86th अमेंडमेंट था। कब हुआ, सर 2002 में हुआ। कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया, सर आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। वेरी सिंपल, अब इसके बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आता है सर 91st अमेंडमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो 91st अमेंडमेंट आपने पढ़ा हुआ होगा। ये अमेंडमेंट बोलता क्या है, तो सर ये अमेंडमेंट बोलता है कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स आ सकते हैं, तो आपका जो कैबिनेट, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना लोकसभा में, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो आपका लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है ना उसका सिर्फ और सिर्फ 15% होना चाहिए, 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। मतलब सपोज कर आपके लोकसभा में अगर 100 लोग हैं तो आपकी सरकार के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे 15 होंगे। लोकसभा में अगर 200 लोग हैं तो 30 होंगे। लोकसभा में अगर 300 लोग होंगे तो 45 होंगे, 400 लोग होंगे तो कितने, 60 होंगे। तो इस हिसाब से देखो अगर 450 500 लोग के आसपास में होंगे तो आपको दिखाई देगा 70-75 होंगे। तो मतलब आपको पता है ना लोकसभा में 550 लोग हैं, मतलब 75-80 लोग से ज्यादा आप नहीं रख सकते अपने पास में। मतलब क्या बोला गया, इट हैज कैप्ड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल दिया गया कि 15% ऑफ लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि स्टेट में भी तो आपको देखते हैं ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये आपको 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया। बहुत बार पूछा गया 91st अमेंडमेंट के ऊपर में क्वेश्चन। अब हम फटाफट कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देखेंगे जो रिसेंट ईयर्स में हुए। 99th अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया था, जिसने बाद में जाकर के स्टक डाउन कर दिया गया, इसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया गया। किसको, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेगा, बड़े बड़े जजेस को अपॉइंट करेगा, एक ऐसी बॉडी को बनाई गई थी जो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। 100वां अमेंडमेंट क्या था सर 2015 में, कहीं ना कहीं इंडिया बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था ना उसको लेकर के किया गया, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव बिटवीन द बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में जमीनी स्तर पे कुछ इनक्लेव्स को ट्रांसफर किया गया, उसको फिक्सेट कर दिया गया कि ये इंडिया का है, ये बांग्लादेश का, इसको हमने 100 अमेंडमेंट से किया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर में आप देखो 2015 में किया गया था अमेंडमेंट, तो यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछ दिया कि 100 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है सर, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री। अगर हो सकता है यूपीएससी फिर से पूछ दे तो ध्यान में रखना, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री। 101 अमेंडमेंट 2016 में हुआ, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है सर, इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हमने क्या बोला कि अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो हम एक ही टैक्स देंगे, हम 50 टैक्स नहीं देंगे, हम वैट नहीं देंगे, सर्विस टैक्स नहीं देंगे, दुनिया भर के टैक्स लगते थे, सब हटा करके जीएसटी बना दिया गया, सिंगल टैक्स,
और इसको कब किया गया सर? 2019 में किया गया हुआ है। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट सर? 101 अमेंडमेंट में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा था। 101 अमेंडमेंट, राइट। फटाफट देखेंगे, यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक से अमेंडमेंट से जल्दी जल्दी हो जाएगा। 102 अमेंडमेंट जो था इसमें क्या होता है? तो सर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी को बनाया जाता है आर्टिकल 338 बी के अंदर में। किसको बनाया गया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब जो आपके बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन था ना, इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। बस यही किया गया। नाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 102 अमेंडमेंट 2018 के द्वारा। अगर किसी को भी आप संवैधानिक दर्जा दोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है उसका स्टेटस कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, राइट। वही यहाँ पे किया गया है। 103rd अमेंडमेंट क्या होता है सर 2019 का? प्रीसाइजली जो आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देख रहे हो ना, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है कि बहुत लोग ईडब्ल्यूएस का मिसयूज कर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस का यूज करके, जो कि गलत है। जहां पे ईडब्ल्यूएस हुए नहीं फिर भी उस कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2019 में की गई है 103 संशोधन के द्वारा, जिसने 10% ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है एजुकेशन और जॉब को लेकर के, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी को दिया गया। किसको दिया गया है सर? यूआर को दिया गया हुआ है। ये एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इसमें देखो यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 19 में अमेंडमेंट हुआ, आईएएस के एग्जाम में 2020 में पूछ दिया गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू व्हिच अमेंडमेंट? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अमेंडमेंट है वो कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है सर? 103 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। एज सिंपल एज पॉसिबल। देखो 104th अमेंडमेंट क्या है? बहुत सिंपल है। आपको पता होगा पहले जो लोकसभा बैठती थी ना, लोकसभा पे राइट 2 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीट हम नॉमिनेट करते थे, वो भी एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस मतलब क्या? ऐसे इंडियन जिनका बेस कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड हो, उनको हम कहीं ना कहीं अपने लोकसभा में 2 सीट नॉमिनेट करके रखते थे कि 2 एंग्लो इंडियन हमारे लोकसभा में बैठेंगे। इस चीज को फाइनली हटा दिया गया है लोकसभा से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। 104 अमेंडमेंट के द्वारा 2020 के द्वारा ये बोला गया कि हम इस रिजर्वेशन प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। इट एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी फॉर अनदर 10 ईयर, और एससी एसटी के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। 105 अमेंडमेंट 2021 का, इसमें क्या होता है? तो इट रीस्टोर्ड स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी। ओबीसी जितने भी हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट के पावर को रीस्टोर किया गया है, राइट। 106 अमेंडमेंट जो अभी रिसेंटली हुआ था, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में था, न्यूज में था, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे। इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट है 106 वाला। क्या बोला गया है सर? वुमेन्स रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। नारी शक्ति वंदन मतलब 1/3 सीट को हम रिजर्व करेंगे, सिर्फ लोकसभा में नहीं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली असेंबली में, हर जगह पे हम कितना 1/3 सीट को रिजर्व कर रहे हैं वुमेन्स के लिए। यानी कि हम देखने वाले हैं आने वाले कुछ साल में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाला है, जो पिछले कई सालों से नहीं देखा गया। दैट इज व्हाट इज बीन डन हियर, राइट। और ये कब होगा? तो सिर्फ डिलिमिटेशन के बाद में होगा, 15 साल के पीरियड के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स बताए थे उनको एक बोनस ट्रिक के रूप में यहाँ पे ऐड कर दिया है। 42nd अमेंडमेंट में क्या होता है? तो सर इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी के दौरान आया हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, वोटिंग एज को कम कर दिया गया। जो भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, उसको बहुत ही सरल शब्दों में कंसाइज करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, राइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ अमेंडमेंट। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उन सभी को कवर अप कराया हुआ, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो, सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, ओडीओ हो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसको याद करना दिक्कत इसलिए क्योंकि कहीं कहीं ये फुल फ्लेजेड अमेंडमेंट आपको 106 दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेग्रीगेटेड बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने आज के बैच में कवर अप कराया है। मैंने सिर्फ अमेंडमेंट्स को पढ़ा नहीं है, उसके पीछे की हिस्ट्री भी आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहे। इसके बावजूद कुछ भी हो, डू लेट मी नो। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।